हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि प्रजनन क्या होता है और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्यों प्रजनन करते हैं, प्रजनन के क्या जो मुख्य उद्देश्य हैं या उसके क्या लाभ हैं या फिर उसकी क्या क्या विधियां हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है परिचय। तो सबसे पहले आप देखेंगे परिचय। परिचय में आपके पास क्या है कि जो प्रजनन होता है, प्रजनन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रजनन को क्यों करते हैं। तो प्रजनन में क्या होता है कि कोई भी जो पेरेंट होता है, कोई भी जो जनक होता है, वो अपनी ही समान नई संतति का क्या करता है, नई संतति को उत्पन्न करता है, नई संतति का प्रोडक्शन करता है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म आपने ले लिया, वो अपने ही समान एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे रहे हैं। जैसे आपने ह्यूमन बींग्स में कहा, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जन्म देते हैं। वैसे ही आपने प्लांट्स में भी देखा कि जो पौधे होते हैं वो अपने ही समान नए पौधों को जन्म देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, all living organisms multiply or reproduce and produce offspring of a similar kind। यानी कि all living organism, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और अपने ही समान क्या करते हैं, अपने ही समान संतति को जन्म देते हैं। यानी कि सभी जीवित जीव प्रजनन करते हैं और एक ही प्रकार की संतान पैदा करते हैं। एक ही प्रकार की संतान से क्या यहाँ पे तात्पर्य है, यानी कि जो भी स्पीशीज होगी वो क्या करेगी, अपनी ही समान संतति को उत्पन्न करेगी, अपनी ही समान ऑफस्प्रिंग को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि हमने प्लांट्स के बारे में जब बात की थी, तो प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स को जन्म देंगे। अगर आपने ह्यूमन बींग्स की बात की, मनुष्य की बात की, तो मनुष्य क्या करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपने कोई और एनिमल्स का एग्जांपल ले लिया, जैसे कि आपने काव यानी गाय का एग्जांपल लिया, तो गाय किसे पैदा करेगी, गाय को ही पैदा करेगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने ही समान संतति का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है या फिर उन्हें जन्म दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीशीज एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ। तो अब प्रजनन क्यों किया जा रहा है, यानी कि अगर प्रजनन ना किया जाए या रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो जो नए जो संतति है या नए जो ऑफस्प्रिंग है, नई जो पीढ़ी है, उनका प्रोडक्शन नहीं होगा। अब अगर नई पीढ़ी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जितने जो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो लाइफ होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जीवित प्राणी होंगे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। और ऐसे क्या होगा, पृथ्वी पर एक भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं बचेगा। तो आपने देखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू नई संतति उत्पन्न होती रहती है जो कि जीवन को बनाए रखती है। यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। अभी तक आपने प्रजनन के बारे में क्या जाना, प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने ही समान नई संतति का उत्पन्न करता है या फिर नए जो ऑफस्प्रिंग होंगे या नई जो पीढ़ी होगी उसे क्या करता है, उसे जन्म देता है, जिससे क्या बना रहता है, जिससे जीवन बना रहता है। वैसे ही आपने यहाँ पे पढ़ा कि प्रजनन एक प्रजाति के अस्तित्व और जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यानी कि क्या हो रहा है, जीवन की निरंतरता है और क्या है, अस्तित्व है। अगर यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, जीवन खत्म हो जाएगा और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन से आपने क्या देखा कि जो जीवन है, जीवन की निरंतरता बनी हुई है। नेक्स्ट आपने देखा, हियर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ डिफरेंट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जो जीवित प्राणी हैं या फिर प्लांट्स हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग जो लिविंग बींग्स है, अलग अलग जो प्राणी हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन की यानी प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। तो इसके बाद आप जानेंगे कि प्रजनन क्या होता है और प्रजनन की विधि कैसे होती है। यानी अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होगा उसका जो प्रकार होगा वो अलग होगा, यानी वो अलग तरीके से होगा।
अगर आप बात करें ह्यूमन बींग्स की तो उनमें क्या होगा, अलग तरीके से होगा। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, अलग अलग जो भी लिविंग बींग्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनमें जो प्रजनन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो आपने क्या देखा, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि विभिन्न एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जैसे कि बैक्टीरिया, शैवाल, पौधे, जानवर और मनुष्य कैसे प्रजनन करते हैं। यानी कि आपने क्या किया, आपने यूनिसेलुलर एक कोशिकीय से लेके बहुकोशीय यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखना है कि यहाँ पे जो प्रजनन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट आपने देखा कि what are the different reproductive structure and modes of reproduction such as cell division, vegetation, reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखा विभिन्न प्रजनन संरचनाएं और प्रजनन के तरीके क्या है, जैसे कोशिकाएं विभाजन, वनस्पति प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और यौन प्रजनन या लैंगिक प्रजनन। तो क्या होता है कि जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि जब आपने प्लांट्स की बात की तो आपने देखा कि प्लांट्स में अलग अलग जो फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि जब आपने वाटर के कंडक्शन की बात की, आपने पानी के परिवहन की बात की तो आपने जाइलम का नाम लिया। जब आपने फूड के परिवहन की बात की, फूड ट्रांसपोर्ट की बात की तो फ्लोएम का नाम लिया। जब आपने फोटोसिंथेसिस की बात की तो आपने किसका नाम लिया, पत्तियों का नाम लिया। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही प्रजनन अंग भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जो प्रजनन होती है उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, प्रजनन अंग क्या होते हैं और प्रजनन बेसिकली होता क्या, यानी रिप्रोडक्शन में क्या होता है। तो ये जो है आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या जाना, आपने जाना कि जो प्रजनन होता है या जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीवित प्राणी द्वारा अपने ही समान जो नई संतति को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हमने प्रजनन कहा। यानी कि आपने देखा, अगर आपने प्लांट्स के बारे में देखा या फिर आपने एनिमल्स के बारे में देखा तो अपने ही समान नई संतति या नई जो पीढ़ी है उसे क्या कर रहे हैं, उसे उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसके बाद आपके पास जो नई हेडिंग आती है वो आती है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन को हम कहते हैं विविधता। विविधता क्या होती है कि आप देखते हैं कि जब आप मार्केट गए तो आपने क्या किया, आपने अपने लिए कपड़े खरीदे। जब आप कपड़े खरीदने गए तो आप क्या कहते हैं, मुझे वैरायटी चाहिए, मुझे चूज करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा ऑप्शन चाहिए। तो आप चूज करते हो, जैसे कि अगर आपको लेनी है एक टी शर्ट लेनी है तो आप एक ही टी शर्ट नहीं देखेंगे, आप बहुत सारे टी शर्ट को देखते हैं। तो वो जो एक ही टी शर्ट के जो अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग डिज़ाइन जो दिख रहे हैं वो क्या है, वो वैरायटी है, वो वेरिएशन है, वो विविधता है। यानी कि बहुत एक ही जो टी शर्ट थी आपने उसी के अलग अलग डिज़ाइन को देखा तो वो क्या है, वो टी शर्ट की वैरायटी थी। वैरायटी यानी वो टी शर्ट में विविधता थी। वैसे ही आपने क्या किया, आप कोई भी सामान जब खरीदते हो, चाहे आपने शूज़ लिए हों या फिर आपकी जो वाटर बॉटल से आपने वो लिया हो, चाहे स्कूल बैग आपने लिया हो, ये जो सारी ही चीज़ें होती हैं, आप मार्केट में जाते हो तो आप चूज़ करते हो, यानी कि आप सेलेक्ट करते हो। आप सेलेक्ट कौन सा करते हो, जो बहुत अच्छा होगा, जो आपको पसंद आएगा वो आप सेलेक्ट करते हो। तो जैसे आपने स्कूल बैग लिया तो स्कूल बैग के आपके पास क्या थी, बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत उसमें क्या थी, विविधता थी। तो ये तो बात हुई कि नॉन लिविंग के बारे में, कि नॉन लिविंग में क्या थी, आपके पास बहुत सारी वैरायटी थी और आपको क्या करना था, उसे चूज करना था। अब यदि हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर आप जीवित जो प्राणी होते हैं उनकी बात करें तो उनमें भी क्या होती हैं, विविधताएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी प्रजनन होता है तो प्रजनन के थ्रू क्या आती हैं, प्रजनन के थ्रू विविधताएं आती हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपने अगर आप देखेंगे आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स के जो दिखने में जो फीचर्स होते हैं वो दिखने में अलग होते हैं, आप अलग होते हैं। आपकी जब नई जनरेशन जो आएगी वो क्या होगी, दिखने में अलग होगी। यानी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे विविधता आ रही है। जो दिखने में आप जैसे किसी की शक्ल देखते हो तो वहाँ पे क्या हो रही है, विविधता आपको देखने को मिल रही है। वैसे ही विविधता, आप कुछ गुण भी होते हैं, कुछ गुणों में क्या आती है, विविधताएं आती हैं। यानी कि यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो विविधता भी यहाँ पे आ रही है। तो ये जो विविधताएं होती हैं, जैसे कि आप अगर जीवों को में देखेंगे तो जीवों में बहुत सारी विविधताएं हैं। अगर आपने अपने घर का एग्जाम्पल लिया तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी देखनी है। यानी जीवों की अगर आप वैरायटी की बात करें तो आपको बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। आपने क्या देखा, आपने अपने घर में चूहा भी देखा, आपने कॉकरोच भी देखा अपने घर में, सेम आपने गाय भी देखी अपने घर में, आपने डॉगी भी देखा, आपने कैट भी देखी, आपने खुद को भी देखा, क्योंकि हम भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही आपने क्या देखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में विविधताएं देखी।
तो वही जो विविधताएं होती हैं उससे हमने क्या कहा, उससे हमने कहा वेरिएशन। तो वेरिएशन के क्या इंपॉर्टेंट है, यानी क्यों विविधताएं होनी चाहिए, जो हम देख रहे हैं वैरायटी। तो जब आपने देखा कि आप अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे कि आपने कपड़ों की बात की, आपने स्कूल बैग की बात की, तो उसमें विविधता होने का या वेरिएशन होने की क्या इंपॉर्टेंस है कि आपको चूज करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको अपनी पसंद की चीज़ें मिल जाएंगी। वैसा ही हम देखेंगे जो लिविंग बींग्स में जो विविधताएं होती हैं, जो वेरिएशन होता है, उसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आपके पास जो आता है कि वेरिएशन इनेबल्स बेटर एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द चेंजेस इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो चेंजिंग हो रही है इन्वायरमेंट में, आप देखते हो हमारा जो वातावरण है, वातावरण में चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। कभी आप देखते हो, अगर आपने मौसम के आधार पे देखा तो आप देखते हो कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी होती है। तो जो वेरिएशन आती है, जो विविधताएं आती है, कोई जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जो प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब यदि वेरिएशन ना हो, विविधता ना हो, तो फिर क्या होगा। जैसे कि हम किसी एक स्पीशीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी आपने स्पीशीज़ ले ली, कोई भी आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लिया, जैसे कि हम प्लांट्स का ही एग्जांपल लेते हैं। कोई जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ठंड में को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो जो कोई प्लांट है वो बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो उसकी डेथ हो जाती है। अब यदि क्या हुआ, उस प्लांट की स्पीशीज़ थी, उस प्लांट की स्पीशीज़ में अगर हर किसी में वही गुण पाया जाएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी। वैसे ही अगर हम एनिमल्स में देखें, कोई जो एनिमल्स हैं, कोई एनिमल क्या होता है, कोई जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे कि जब गर्मियों का टाइम आता है तो वो गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब यदि क्या हो कि जो सारे ही जो एनिमल्स है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे हम मनुष्यों को ले लेते हैं। अब कोई कोई आपको होता है, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अगर क्या हो कि जो सारे ही जो मनुष्य हैं उन्हें गर्मी बर्दाश्त ना हो, तो ऐसे करके क्या होगा, जो सारे जो मनुष्य होंगे वो धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएंगे। यानी वो क्या करेंगे, उनकी संख्या घटती जाएगी और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो मनुष्य हैं उनकी संख्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशन आता है। यानी कि किसी व्यक्ति को तो गर्मी, कोई व्यक्ति क्या होता है गर्मी में नहीं रह सकता है, पर कोई व्यक्ति क्या है गर्मी में आराम से रह सकता है। ये क्या है, ये वेरिएशन है, यानी गुणों में विविधता है। कोई क्या कर सकता है, कोई गर्मी में टॉलरेट कर सकता है गर्मी को, कोई सर्दी को टॉलरेट कर सकता है। तो सबसे पहला जो आपने पढ़ा, आपने देखा कि वेरिएशन इनेबल्स अडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि आपके जो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, आपके जो पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहा है, उसमें अडॉप्ट करने में हेल्प करता है वेरिएशन। यानी कि क्या हुआ कि जैसे किसी के जो माता पिता हैं, किसी माता पिता के यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ही एग्जांपल ले रहे हैं। यानी कोई जनक है और उस जनक में क्या है कि वो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस को वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। जैसे कि उसने क्या किया, वो बहुत गर्मी और बहुत सर्दी को सहन नहीं कर सकता है, पर उसकी जो पीढ़ी हुई उसमें क्या हुआ, उसमें वेरिएशन आ गया, विविधता आ गई, चेंज आ गया। और उसमें क्या हुआ कि वो जो चेंजेस थे, वो जो जैसे कि बहुत गर्मी और बहुत सर्दी में वो क्या कर रहा था, अपने आप को ढाल दे रहा था। तो ये क्या था, एक वेरिएशन था। वेरिएशन से क्या हुआ, जो चेंजेस आते रहे जो इन्वायरमेंट में, जो स्पीशीज थी वो खुद को अडॉप्ट करती रही, यानी कि उसी तरीके से अपने आप को ढाल रही है जिस प्रकार से जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। अब जब खुद को ढाल दे रही है तो वो क्या कर रहे हैं, वो सरवाइव कर पा रहे हैं, यानी वो जीवित रह पा रहे हैं। अगर वो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब भी पर्यावरण में कोई चेंजेस आता है तो वो क्या होते हैं, पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास आया है कि इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे हेल्प इन डिजीज रेजिस्टेंस। यानी कि क्या हुआ, डिजीज रेजिस्टेंस कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इसमें बढ़ती है। जब भी वेरिएशन आता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इसका जो दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वेरिएशन का, वो क्या है कि इसमें क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंस में हेल्प मिलेगी। वेरिएशन आएगा तो वेरिएशन से क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंस का जो गुण है वो भी यहाँ पे उत्पन्न होगा। थर्ड आप देखेंगे, वेरिएशंस इम्प्रूव द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑन द ऑनसेट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि जो कंडीशन किसी भी प्राणी के लिए सुटेबल ना हो, यानी कि वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता है। तो वेरिएशन क्या करता है, इम्प्रूव करता है, यानी वेरिएशन सुधार कर रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि माना कि कोई जो जनक है वो क्या कर सकते हैं, वो बहुत गर्म और बहुत ठंड की जगह पे नहीं रह सकते हैं,
फिर क्या हुआ, फिर जब उनकी संतति हुई, उनकी संतान हुई, तो उनमें वेरिएशन आया, उनमें क्या हुए, चेंजेस हुए, उनमें वेरिएशन आया, और उसने क्या किया, नई पीढ़ी को इम्प्रूव किया, यानी उसमें सुधार किया, जो कि क्या, जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर ले रहे थे, यानी कि उनमें टॉलरेंस की जो पावर थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। फोर्थ आप देखेंगे, वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एंड बेटर स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट, यानी कि जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन से एक नई स्पीशीज यानी कि जो भी नई संतति होगी उनमें नए गुणों का विकास होगा, यानी कि क्या हुआ, जो वेरिएशन आया, जो चेंजेस आए, चेंजेस में क्या हुआ, जो नए गुणों का विकास होगा, नए गुणों का विकास होगा, तो जो भी नई जो संतति होगी वो ज़्यादा डेवलप होगी। अब ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेंगे, तो मोबाइल फ़ोन जब आपने स्टार्टिंग में देखा था तो आपने कीपैड वाले कोई छोटे से फ़ोन देखे थे, छोटे से फ़ोन जो उस टाइम पे क्या आता था, उसमें सिर्फ बात हो सकती थी, ना आप वीडियो कॉल उसमें कर सकते थे, ना ही कोई सोशल साइट वहाँ पे चलती थी। फिर क्या हुआ, जो फ़ोन में वेरिएशन आए, फ़ोन में चेंजेस आए, आप देखते हैं कि फ़ोन में इतनी विविधताएं हैं कि अब आप स्मार्टफोन देख सकते हैं, यानी आप वीडियो कॉल, अब वॉइस कॉल, और बहुत सारे उसमें फीचर्स अब आ गए हैं। तो क्या हुआ, जो छोटा सा फ़ोन था उसमें वेरिएशन आया, विविधता आई, उसमें जो कैरेक्टर थे वो अच्छे अच्छे कैरेक्टर उसमें आए, और वो इम्प्रूव हो गया, यानी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। तो ऐसा ही जो स्पीशीज़ में हो रहा है, ऐसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, बदलाव आ रहे हैं, और वो बदलाव कैसे हैं कि जो कि स्पीशीज़ को क्या कर रहे हैं, बेटर बना रहे हैं, यानी कि अच्छा बना रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देखेंगे, वैन two species mate with one another and show interspecific hybridization, they further give rise to a genetic variation and hence the formation of a new individual। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दो स्पीशीज, यानी कि जब दो स्पीशीज की मेटिंग कराई गई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्पीशीज की मेटिंग, यानी कि एक स्पीशीज से आपने मेल को लिया, एक स्पीशीज से आपने किसे लिया, फीमेल को लिया। अब मेल से आपने कौन सा लिया, मेल से मेल गैमेट को लिया, फीमेल से फीमेल गैमेट को लिया। जब उनका फ्यूजन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से फिर किसका निर्माण हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ। जब जाइगोट का निर्माण हुआ तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, एक नया न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। तो उसमें क्या थे, उसमें दोनों ही स्पीशीज के कैरेक्टर थे, यानी कि जो आपने ए और बी माना कि दो स्पीशीज थी, ए और बी को आपने क्या किया, मेट करा दिया, यानी उसमें क्या हुआ, प्रजनन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। अब रिप्रोडक्शन के थ्रू एक नया इंडिविजुअल बना। तो नए इंडिविजुअल से क्या हुआ कि जो नए इंडिविजुअल था उसमें ए के भी गुण आए और उसमें बी के भी गुण आए। तो अब जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा, वो ए से थोड़ा सा भिन्न होगा, बी से भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ए और बी के दोनों के कैरेक्टर समायोजित है। तो ऐसे ही क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। यानी वेरिएशन क्या आ रही है, जब आप क्या कराते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल जब मेट करते हैं तो आप जो दो इंडिविजुअल वहाँ पे मेटिंग हो रही है, दो इंडिविजुअल की जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक में जो गुण होंगे वो अलग होंगे, दूसरे में जो गुण होंगे अलग होंगे, यानी दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे गुण होंगे जो डिफरेंट होंगे। जब दोनों की मेटिंग होती है, दोनों का रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन होता है, नया इंडिविजुअल बनता है, तो नए इंडिविजुअल में क्या होता है, फिर कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि जो नया इंडिविजुअल होगा उसमें नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। जो नए कैरेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, उसमें वेरिएशन होगा, उसमें विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो आपने देखा, वेरिएशन इज द मेजर सोर्स ऑफ अ स्पीशीज एंड एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन wherein the more fit organism replace the less fit organism from the environment। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन, यानी कि आपने देखा कि विकास हो रहा है। जैसे कि हमने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लिया था, तो हमने क्या देखा था, पहले छोटे कीपैड वाले फ़ोन थे, अब स्मार्टफोन आ गए हैं, जो कि क्या होता है, जिसे आप टच के थ्रू ही आप ऑपरेट उसे करते हो। वैसे ही ऑर्गेनिज्म थे, आपने पढ़ा था आदि मानव के बारे में। आदि मानव आपने देखा था, वो जंगलों में रहते, ना उनके घर थे, ना ही उनके क्या था, एक परिवार था। धीरे धीरे जो इंसान का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, यानी कि क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो जब यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ इंसान का, तो एक नए नए आपको फीचर्स देखने को मिले।
तो जब क्या होता है, जब भी इंसान का क्या होता है, जब भी इंसान के विकास होता है, विकास में यानी नए नए कैरेक्टर आते हैं। नए नए कैरेक्टर आने का मतलब है उनमें विविधताएं आती हैं, उनमें वेरिएशन आती हैं। तो फिर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होगा जो ज़्यादा फिट होगा, यानी कि जो इन्वायरमेंट में, जो हमारे पर्यावरण में ज़्यादा फिट होगा, ज़्यादा इजीली वो रह पाएगा, वो किसे रिप्लेस कर देगा, जो कि वहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा है। यानी कि आपने दो ऑर्गेनिज्म लिए, आपने ए और बी दो ऑर्गेनिज्म लिए। ए क्या था, ए जो था ज़्यादा फिट था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो क्या करता था, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, या फिर जो रेनी सीजन है वो ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उनमें अडप्ट कर ले रहा है, यानी उन्हें ईजिली इन मौसमों में, इन मौसमों के अनुसार खुद को ढाल दे रहा है। वहीं जो बी था, बी क्या करता था, बी को न ज़्यादा गर्मी वो सहन कर पा रहा था, न ज़्यादा सर्दी को वो सहन कर पा रहा था। तो क्या हुआ, जो बी था वो धीरे धीरे वो क्या था, वो स्ट्रांग नहीं था, वो वीक था। तो ए ने क्या किया, ए ने उसे रिप्लेस कर दिया, यानी कि ए जो बी है, बी की धीरे धीरे क्या हो गई, डेथ हो गई है, वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया, और जो ए है, ए ने सरवाइव कर लिया। तो आपने यही पढ़ा कि जो ज़्यादा फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो किसे रिप्लेस करेगा, जो इन्वायरमेंट में कम फिट ऑर्गेनिज्म होगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये क्या बताते हैं, ये वेरिएशन की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं, आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, इसके बाद आप जानेंगे कि प्रजनन क्या होता है। यानी अभी तक तो आपने जाना है कि प्रजनन में क्या हो रही है, एक नई संतति का निर्माण हो रहा है, जो कि क्या है, सेम अपने पेरेंट्स जैसा है, यानी अपने जनक जैसा है। अब आप देखेंगे कि जो प्रजनन होता है, प्रजनन क्या होता है, यानी कि प्रजनन की आप क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि ये लिविंग बींग्स में हो रहा है, यानी कि प्लांट्स की बात हो या एनिमल्स की बात हो, ये किस में हो रहा है, लिविंग बींग्स में हो रहा है। तो जो भी प्रक्रियाएं, जो भी प्रोसेस होती है, जो लिविंग बींग्स में होती है, यानी जीवित प्राणियों में होती है, उसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, बाय वे एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग दैट इज बायोलॉजिकली सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका वो प्रजनन करता है, और प्रजनन के द्वारा अपने ही समान संतति का निर्माण करता है। यानी प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक जीव एक संतान को पुनः उत्पन्न करता है, जो जैविक रूप से जीव के समान होती है। यानी बायोलॉजिकली क्या होगा, वो उसी जीव के समान होगा। अब बायोलॉजिकली क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जैसे अगर आपने मनुष्यों की बात की, तो मनुष्यों के जो बच्चे होंगे वो उन्हीं के जैसे होंगे। आपने अगर गाय की बात की, तो गाय का जो बच्चा होगा वो गाय के जैसा ही होगा। सेम वैसा ही प्लांट्स में है कि अगर जो आपने देखा कि जो आलू का जो है, आलू से जो भी नए पौधे बनेंगे वो आलू ही प्रोड्यूस करेंगे। वैसे ही सेम हर एक प्लांट में है, हर एक प्राणी में है कि अपने ही समान, यानी कि कैसे वो समान होंगे, वो जैविक रूप से क्या होंगे, वो समान होंगे, बायोलॉजिकली क्या होंगे, वो समान होंगे। नेक्स्ट आपने देखा, रिप्रोडक्शन इनेबल्स एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। इट इज द मेन फीचर्स ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन होता है, वो क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीव होते हैं उनकी उपस्थिति को बनाए रखता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता को सक्षम और सुनिश्चित करता है। यह पृथ्वी पर जीवन की मुख्य विशेषता है। यानी कि जो जीवन है, जीवन की मुख्य विशेषता क्या है, प्रजनन ही है। प्रजनन में क्या होता है कि प्रजनन में अब आप देखेंगे कि जब आप प्रजनन के प्रकार पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे इसमें एक टाइप का जो प्रजनन होता है उसमें सिर्फ एक ही जनक, यानी कि एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार का प्रजनन आप देखेंगे, तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, दो जो पेरेंट्स होते हैं, दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसी बेसिस पे क्या आ रहा है, इसी बेसिस पे हमने जो प्रजनन है, प्रजनन को डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि अभी तक आपने सिर्फ ये देखा है कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रजनन हो रहा है, उसमें वो उसका मतलब क्या है। अब आप आगे जानेंगे कि जो प्रजनन की जो विधि होती है उसमें कैसे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी बेसिस पे क्या है, आपके पास आते हैं जो दो टाइप के आते हैं, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ए सेक्शुअल को आप क्या कहेंगे, अलैंगिक प्रजनन कहेंगे, और सेक्शुअल को आप यौन प्रजनन कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, लैंगिक।
यानी कि आपके पास कितने प्रकार के जो रिप्रोडक्शन था वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार के आपने रिप्रोडक्शन देखे। पहला आपने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप कहेंगे अलैंगिक जनन। नेक्स्ट जो आपके पास दूसरा आया वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप तो यौन प्रजनन कहेंगे या लैंगिक प्रजनन कहेंगे। तो ये दोनों प्रकार हैं, दोनों प्रकार के प्रजनन में आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रजनन हो रहा है। तो ये दोनों प्रकार के जो प्रजनन है, दोनों प्रकार के प्रजनन एनिमल्स में भी पाए जाएंगे यानी जंतुओं में भी पाए जाएंगे और पादपों यानी प्लांट्स में भी पाए जाएंगे। तो ये जो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके रिप्रोडक्शन देखेंगे कि जो अलैंगिक जनन है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है। इसके साथ ही आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखनी है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी एक ही जनक से मतलब है एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या होंगे, 2 जनक आपको देखने को मिलेंगे। अब जनक कौन होते हैं, जनक यानी पेरेंट। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स होगा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें 2 पेरेंट होंगे। 2 पेरेंट कौन कौन से होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो इसके बाद सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक से क्या होगा, नई संतति का निर्माण होगा। अब आप देखेंगे जब एक ही संतति से एक ही जनक से जब नई संतति का निर्माण हो रहा है तो वो जो ऑफस्प्रिंग होंगे, वो जो संतति होगी, वो जो पीढ़ी होगी वो सेम किसके जैसी होगी, वो उसी पेरेंट के जैसे होगी। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। जो आपने वेरिएशन पढ़ा था, वेरिएशन कब आता है, जब लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट यानी 2 जनकों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। एक जो सेल होगी वो मेल से आएगी, एक फीमेल से आएगी। दोनों का जब फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का डेवलपमेंट होते होते एक नई संतति का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि मेल और फीमेल दोनों से जब सेल आ रही हैं तो दोनों के गुण उसमें क्या होंगे, दोनों के गुण उसमें प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो नई संतति का जो निर्माण होगा उसमें वेरिएशन होगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या देखेंगे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही प्लांट शामिल है या एक ही एनिमल शामिल है, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं, सिंगल पेरेंट कहते हो, या सिंगल जो जनक होता है, एक ही जनक यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही प्रकार के गुण आ रहे हैं। जब एक ही प्रकार के गुण आ रहे हैं तो जो संतति बनती है, जो नेक्स्ट जनरेशन जो आती है, जो नेक्स्ट जनरेशन के पास जो गुण होंगे वो समान होंगे। किसके समान होंगे, जनक के समान होंगे। यानी यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप पढ़ेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट। यानी कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आपने देखा युग्मकों का संलयन नहीं होता है। गैमेट क्या होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। यानी कि जब आपने क्या पढ़ा होगा, जब आपने 7 क्लास में पढ़ा था तो आपने देखा था कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। तो उसमें आपने क्या देखे थे, अपने फ्लावर, अगर हम प्लांट के एस्पेक्ट में देखें तो आपने फ्लावर का डायग्राम देखा था। फ्लावर में आपने देखा था एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट में जो एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या थे, एंथर के अंदर ही जो मेल सेल थी, और फीमेल में क्या था, जो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर क्या था, फीमेल सेल थी। यानी जो मेल सेल होते हैं, मेल सेल को हमने क्या कहा, मेल गैमीट कहा, या फिर क्या कहा, इसे हमने कहा मेल युग्मक हम इसे कहते हैं। और जो फीमेल सेल थी, फीमेल सेल को हमने क्या कहा, फीमेल गैमीट कहा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स है, एक ही पेरेंट्स है, तो यहाँ पे जो युग्मकों का संलयन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, एंड देयरफॉर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। यानी इसीलिए उत्पादित संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान ही होती है। माता पिता यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो भी इंडिविजुअल या फिर जो भी नई जो संतति उत्पन्न हो रही है वो क्या होता है, वो फीमेल भी हो सकती है और वो मेल भी हो सकती है। यानी कि दोनों ही हो सकता है, पर क्या होगा, सिर्फ एक ही पेरेंट या एक ही जनक यहाँ पे इन्वॉल्व होगा।
अब जब एक ही जनक इन्वॉल्व है तो क्या होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे और जो भी संतति, यानी संतति को आप क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग कहेंगे, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी यहाँ पे वो जेनेटिकली सिमिलर होगी, जेनेटिकली यानी अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होगी। यहाँ पे कोई भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर लेस डाइवर्स इन नेचर, यानी कि यहाँ पे क्या, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न जीव प्रकृति में कम विविध होते हैं। विविध यानी उनमें वैरायटी कम होती है, वेरिएशन कम होता है या फिर ना के समान होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही पेरेंट से यहाँ पे जो नए पौधों का जन्म हो रहा है, तो आनुवंशिक रूप में उनमें क्या है, कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज practiced widely by unicellular organism। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रकार का जो प्रजनन है वो एक कोशिकीय जीवों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव यानी कि जिनका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अभी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, जैसे कि आप बैक्टीरिया को देखते हो, वायरस को देखते हो। तो यहाँ पे अपने जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में क्या है, यहाँ पे जो कौन से प्रकार का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे द प्रोसेस इन्वॉल्व रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नो मेक रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, यानी कि इस प्रक्रिया में तेजी से जनसंख्या वृद्धि शामिल है और इस प्रक्रिया के लिए किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि यहाँ पे किसी साथी की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं है, एक ही जनक क्या है, इनफ है। तो यहाँ पे क्या होता है, तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तेजी से जनसंख्या में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि दो जनकों की आवश्यकता नहीं है। अगर दो जनकों की आवश्यकता होती तो क्या होता, जो नई संतति या नई जो ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे दो जनक होते हैं। यहाँ पे क्या है, दो जनक नहीं भी है, एक भी है, तो वहाँ पे फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो जा रही है। However, lack of a genetic diversity make organism more susceptible to डिजीज एंड नेचर डेफिशिएंसी, यानी ये क्या कह रहा है, हालांकि आनुवांशिक विविधता की कमी जीवों को बीमारियों और पोषण संबंधी कमियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पेरेंट से जब नए जीव बन रहे हैं, नई संतति का निर्माण हो रहा है, जो भी गुण जो जनक में थे वही गुण किस में आए, संतति में आए, यानी जो गुण पेरेंट में थे वही ऑफस्प्रिंग में आए। तो उससे क्या हुआ कि यदि जो पेरेंट था वो क्या था, वो डिजीज उसमें थी, कोई बीमारी उसमें थी, तो वो जो बीमारी है वो उस पौधे में आ गई है, उसी पौधे में आ गई है या उसी इंडिविजुअल में आ गई है। तो इससे क्या हुआ कि इससे इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हुई, बढ़ गई, यानी कि ये पोषण संबंधी परेशानियां हो या फिर जो बीमारियां हो उसके प्रति क्या होती, अधिक संवेदनशील हो जाती है। कौन सी, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जिनका प्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा कि इसे हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, और ये क्या होती है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। इसमें क्या होती है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, प्लस आपने क्या देखा कि ये जो पोषण संबंधी कमियां जो होती हैं या फिर जो बीमारियां होती हैं उसके प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इनमें क्या होती है, वैरायटी नहीं होती है, विविधता देखने को नहीं मिलती है। तो आप क्या करेंगे, आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी डेफिनेशन आप नोट करेंगे। चलिए, तो ये आपने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस विधियों द्वारा होता है ये भी आप पढ़ेंगे। तो जैसे अगर आप प्लांट का एग्जाम्पल लेंगे तो प्लांट में आप देखेंगे कि प्लांट के अलग अलग भाग से क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो तना हो या पत्ती हो या जड़ हो, आप देखेंगे उसमें से अलग अलग प्रकार से क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस टाइप में जो सबसे पहला आपके पास आता है वो आता है फिजन।
जो वर्ड फिजन है, द टर्म फिजन मीन्स टू डिवाइड। फिजन का मीन्स क्या होता है? डिवाइड होना या फिर अलग अलग होना, यानी एक भाग से दो भागों में जो डिवीजन होता है, जो डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फिजन कहते हैं। तो फिजन भी क्या, आप दो प्रकार के फिजन देखेंगे। आप सबसे पहले बाइनरी फिजन देखेंगे और उसके बाद आपको सेकेंड टाइप का जो फिजन देखने को मिलेगा। तो इसमें आपने क्या देखा? जो फिजन होता है, फिजन का जो मतलब होता है डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू सेल्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पेरेंट सेल है यानी जनक कोशिका जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो फिजन का जो मतलब है, हमने उसे डिवाइड होना कहा था या विभाजित होना ही कहा था। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? जो पेरेंट सेल है वो एक से दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तो यानी जहाँ पे जो पेरेंट सेल है वो दो भागों में विभाजित हो रही है, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन कहते हैं। तो नेक्स्ट आपने देखा द सेल डिवीजन पैटर्न्स वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सम आर डायरेक्शनल while other are non-directional. Amoeba and Euglena exhibit binary fission. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो बाइनरी फिजन हो रहा है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और क्या हो रहा है बाइनरी फिजन में? जो एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल दो भागों में डिवाइड हो रही है। तो मैंने आपको कहा था कि जो बाइनरी फिजन जो फिजन है, फिजन के दो प्रकार हैं। दो प्रकारों में से सबसे पहला जो आता है वो आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में एक सेल से दो सेल का निर्माण हो रहा है। इसके पास आपका जो एग्जाम्पल है वो अमीबा का एग्जाम्पल आपने देखा। अमीबा क्या होता है? पहले इलोंगेट होता है यानी लंबी शेप में आता है और उसके बाद क्या होता है? एक से दो भागों में यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब एक से दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी आ रहा है और ये जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म भी आ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस का भी विभाजन हो रहा है और साइटोप्लाज्म का भी विभाजन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखना है कि जब भी बाइनरी फिजन हो रहा है जो पेरेंट सेल है वो एक सेल से दो भागों में टूट रही है, तो यहाँ पे किस किस का डिवीजन हो रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहे हैं और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। कितनी सेल में डिवाइड हो रहे हैं? दो सेल बना रहे हैं। तो जब भी एक सेल से दो सेल का जो फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। तो क्लास आज आपने जाना कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है और रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो सेशन है हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।